खुद नौशद के उसलूब में लिखी गई कहानी है। बम्बई के अपूलू बंदर पर सैर करते हुए एक दिन इस शख्स से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ही मोहब्बत पर गुफ्तगू होने लगी है। आप चाहे किसी से भी मोहब्बत करें, मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। वो किसी बच्चे की तरह पैदा होती है और हमल की तरह ज़ाया भी हो जाती है, यानी कब्ल अज़ पैदाइश मर भी सकती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो चाहकर भी मोहब्बत नहीं कर पाते हैं और शायद ऐसे लोग बांझा होते हैं। मेरी और इसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपूलू बंदर पर हुई। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें समंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थी जो साहिल के बंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तह मालूम होती थी। मैं गेट ऑफ इंडिया के इस तरफ पहला बंच छोड़कर जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बंच पर बैठा था और हद नजर तक फैले हुए समंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समंदर और आसमान घुल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थीं और ऐसा मालूम होता था का बहुत बड़ा गुदले रंग का कालीन है जिसे इधर से इधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कमरे रोशन थे जिनका अक्स किनारे के लर्ज़ों पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रंग रहा था। मेरे पास पथरीली दीवार के नीचे कई कश्तियों के लिपटे हुए बादबान और बंस हुले हुले हरकत कर रहे थे। समंदर की लहरें और तमाशाइयों की आवाज़ एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हारन की आवाज़ बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने जोर से की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डब्बी निकाली, मगर माचिस ना मिली। जाने कहाँ भूल आया था। सिगरेट की डब्बी वापस जेब में रखने ही वाला था का पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा। बंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बम्बई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन इसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया, आपकी बड़ी इनायत है। इसने जवाब दिया, आप सिगरेट सलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसने झूठ बोला है, क्योंकि इसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और ना उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का पता कैसे चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनचे मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी किया है, तशरीफ रखिए। और ये कहकर मैंने सिगरेट की डब्बी उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। इसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ अपना बरान पिया करता हूँ। आप माने ना माने, मगर मैं कसमिया कहता हूँ कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस मर्तबा फिर इसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे इससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कसद कर लिया था का उसे जरूर अपने पास बैठाऊंगा और अपना सिगरेट पलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात ही ना थी, क्योंकि इसके 2 जुमलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन बैक वक्त इसके दिल में यह ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास ना बैठे और मेरा सिगरेट ना पिए। चुनचे हाँ और ना का ये तसादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और ना होने के बीच में लटका हुआ था। इसका चेहरा, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, बेहद पीला था। इस पर इसकी नाक, आंखों और मुंह के खुतूत इस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और इसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते इसके होंठ उभर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के मानिंद सो जाते। इसके चेहरे के दूसरे खुतूत का भी यही हाल था। आंखें गुदले पानी की 2 बड़ी बड़ी बूंदें थीं जिन पर इसकी छदरी पलकी झपकी हुई थी। बाल काले थे, मगर उनकी सियाही जले हुए कागज के मानिंद थी जिनमें बोसलापन होता है। करीब से देखने पर इसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा कि मैं इससे पेशतर बयान कर चुका हूँ, इसके चेहरे के खुतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। इसका कद आम लोगों जितना था, यानी ना छोटा ना बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता, तो उसके कद में नुमायूं फर्क पैदा हो जाता। इस तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता तो इसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े इसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मेले नहीं थे। कोट की आस्तीन के आखिरी हिस्से कसरत इस्तेमाल के बाइस घुस गए थे और फौबसड़े निकल आए थे। कॉलर खिला था और कमीज बस एक और धुलाई की मार थी, मगर इन कपड़ों में भी वो खुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैंने सही कर रहा था इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो इसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से उजल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सलगा कर उसकी तरफ डब्बी बढ़ा दी। शौक फरमाइए। ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फौरन माचिस सलगा कर इस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। इसने डब्बी में से सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और इसे सलगा कर पीना भी शुरू कर दिया, लेकिन एकाएक ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह में से सिगरेट निकालकर मसनूई खांसी के आसार हलक में पैदा करते हुए उसने कहा, क्यों निडर, मुझे रास नहीं आते, उनका तंबाकू बहुत तेज है, मेरे गले में फौरन खराशें पैदा हो जाती हैं। मैंने इससे पूछा, आप कौन से सिगरेट पसंद करते हैं? इसने ततला कर जवाब दिया, मैं दरअसल सिगरेट बहुत कम पीता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अरूकर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 3-5 पीता हूँ जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। इसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बम्बई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। इसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया के मुतालिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं। उसने एक ही सांस में 2 झूठ बोले जो मुझे हजम ना हुए।
मगर मैं खामोश रहा। हालांकि सच अर्ज करता हूँ उस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश चुटकी ले रही थी कि उसका गिलाफ उतार दूं और इसकी दिरुगोई को बेनकाब कर दूं और उसे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांग गए। मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस फैसले पर पहुंचा कि इसने जो कुछ कहा है इसका जुज़ बनकर रह गया है। झूठ बोलकर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है मुझे नजर न आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है उसको हकीकत समझता है। इसके झूठ में इस कदर इखलास था, यानी उसने इतने पुरखुलूस तरीके पर झूठ बोला था कि इसकी मैज़ाने एहसास में हल्की सी जुम्बिश भी पैदा नहीं हुई थी। खैर इस किस्से को छोड़िए, ऐसी बारीकियों में आपको बताने लगूं तो सफ़म के सफ़े काले हो जाएंगे और अफसाना बहुत खुश्क हो जाएगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसको राह पर लगाया और एक और सिगरेट पेश करके समंदर के दिलफरेब मंजर की बात छेड़ दी। चूंकि अफसाना निगार हूँ, इसलिए कुछ इस दिलचस्प तरीके पर उसे समंदर, अपोलो बंदर और वहाँ आने जाने वाले तमाशाइयों के बारे में चंद बातें सुनाई कि 6 सिगरेट पीने पर भी इसके हलक में खुरखुराहट पैदा ना हुई। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप मिस्टर मैं आपके कई अफसाने पढ़ चुका हूँ। मुझे मालूम ना था कि आप मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है वाला, बहुत खुशी हुई है। मैंने इसका शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर उसने अपनी बात शुरू कर दी। हम खूब याद आया, अभी हाल ही में आपका एक अफसाना मैंने पढ़ा है, उन्वान भूल गया हूँ। इसमें आपने एक लड़की पेश की है जो किसी मर्द से मोहब्बत करती थी, मगर वो उसे धोखा दे गया। उसी लड़की से एक और मर्द भी मोहब्बत करता था जो अफसाना सुनाता है। जब इसको लड़की की उफ्ताद का पता चलता है तो वो इससे मिलता है और इससे कहता है, जिंदा रहो, इन चंद घड़ियों की याद में अपनी जिंदगी की बुनियादें खड़ी करो जो तुमने उसकी मोहब्बत में गुजारी हैं, इस मसरत की याद में जो तुमने चंद लम्हात के लिए हासिल की थी। मुझे असल इबारत याद नहीं रही, लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन को छोड़िए, आप ये बताइए कि वो आदमी आप तो नहीं थे, मगर क्या आप ही ने इससे कोठे पर मुलाकात की थी और इसकी थकी हुई जवानी को ऊँघती हुई चांदनी में छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थे? ये कहते हुए वो एकदम ठहर गया। मगर मुझे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, अपने दिल का हाल कौन बताता है? इस पर मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ पूछ लेना और सब कुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? वो जोश जो गुफ्तगू करते वक्त इसके अंदर पैदा हो गया था एकदम ठंडा पड़ गया। इसने धीमे लहजे में कहा, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या पता है कि आपसे फिर कभी मुलाकात ना हो। इस पर मैंने कहा, इसमें शक नहीं, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं। बेकार आदमी हूँ, यानी अफसाना निगार। शाम को हर रोज उसी वक्त, बशर्ती का बीमार ना हो जाऊं, आप मुझे हमेशा उसी जगह पर पाएंगे। यहाँ बेशुमार लड़कियां सैर को आती हैं और मैं इसलिए आता हूँ कि खुद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकूं। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। मोहब्बत। इसने इससे आगे कुछ कहना चाहा मगर ना कह सका और जलती हुई ऋषि की तरह आखिरी बल खाकर खामोश हो गया। मैंने अज़राह मजाक इससे मोहब्बत का जिक्र किया था। दरअसल उस वक्त फिजा ऐसी दिलफरेब थी कि अगर किसी औरत पर आशिक हो जाता तो मुझे अफसोस ना होता जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हूँ। नीम तारीकी में बिजली के कमकमे कितार अंदर कितार आंखें झपकना शुरू कर दी। हुआ में खनकी पैदा हो जाए और फिजा पर एक अफसानवी कैफियत सी छा जाए तो किसी अजनबी औरत की कुर्बत की जरूरत महसूस हुआ करती है, एक ऐसी जिसका एहसास तहत शऊर में छुपा रहता है। खुदा मालूम उसने किस अफसाने के मुतालिक मुझसे पूछा था। मुझे अपने सब अफसाने याद नहीं, और ख़ास तौर पर वो तो बिल्कुल याद नहीं जो रुमानी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम औरतों से मिला हूँ। वो अफसाने जो मैंने औरतों के मुतालिक लिखे हैं या तो किसी खास ज़रूरत के मातहत लिखे गए हैं या महज दिमागी अयाशी के लिए। मेरे ऐसे अफसानों में चूंकि खुलूस नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके मुतालिक गौर नहीं किया। एक खास तबके की औरतें मेरी नज़र से गुजर गए हैं और उनके मुतालिक मैंने चंद अफसाने लिखे हैं, मगर वो रूमान नहीं हैं। इसने जिस अफसाने का जिक्र किया था वह यकीनन कोई अदनी दर्जे का रूमान था जो मैंने अपने चंद जज्बात की प्यास बुझाने के लिए लिखा होगा। लेकिन मैंने तो अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। हम तो जब वो मोहब्बत कहकर खामोश हो गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मोहब्बत के बारे में कुछ और कहूँ। चुनचे मैंने कहना शुरू किया, मोहब्बत की तो बहुत से कस्में हमारे बाप दादा बयान कर गए हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मोहब्बत ख्वाह मुल्तान में हो या साइबेरिया के यख बस्ता मैदानों में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बदकिरदार करे या निकुकार, मोहब्बत ही रहती है। इसमें कोई फर्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा होने की सूरत हमेशा ही एक सी चली आ रही है, उसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती है। यही जुदा बात है कि सईदा बेगम अस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में गुलाम मोहम्मद के दिल में भनगन मोहब्बत पैदा कर दे, और नटवर लाल के दिल में कोई रानी। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमजोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बाज दफा बच्चे बड़ी तकलीफ से पैदा होते हैं